वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ये प्रोग्राम का जो सेगमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स में सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और एक चीज़ जिसको हम यकसर नज़रअंदाज करते हैं वो हमारी जो ये दिमागी सेहत है, इसके जो मामलात हैं, इसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शायद हमें अभी तक समझ में नहीं आ पाया है कि हमारे जिस्म के साथ जैसे बहुत सारी बीमारियां हमें लाहक हो सकती हैं, उसी तरह बिल्कुल हमारे दिमाग के साथ भी मसाइल हो सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है, खुदा ना करे, कि कोई ये फोड़ा फुंसी की शक्ल में हो। ये हमारे सोचने के तरीके के हवाले से, हमारी जो माहौल की वजह से जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, वो हमारे सोचने के तरीके के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं। और तनाव की वजह से और दीगर मसाइल, ये बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो साल साल हमारे साथ चले आ रहे होते हैं, मगर हमें उनका इदराक नहीं हो पाता कि ये कोई मसला है। तो बढ़ते बढ़ते बहुत संजीदा नौइयत के मसाइल बन जाते हैं और फिर इवेंचुअली होता ही है कि फिर हम याद आता है कि हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो क्यों ना ऐसा हो कि जब इस किस्म के मसाइल या इसके जब हमें अलामात ज़ाहिर हो रही हो किसी भी हवाले से, भूलने की बीमारी हो, ये याद रखना किसी चीज़ का मुश्किल हो, या फिर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी किसी मामले पर जो है वो फ़ैसला लेना हो और हम सही नहीं कर पा रहे हों, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी दिमागी सेहत से जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ है। और फिर इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारे इशूज़ होते हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है, मगर शर्त यह है कि उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और वो डॉक्टर जो है वो माहिर नफ्सियात कहलाता है। तो ये नफ्सियात के हवाले से हम पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं और ये सिलसिला हमारा जारी रहता है। आज भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। मौजूद मेहमान डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, और नफ्सियात के हवाले से बहुत सारे मसाइल के ऊपर हम बात कर चुके हैं और बहुत सारे सवालात अब मौसूल हो रहे हैं जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि मज़ीद इन बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए। बीमारियों के हवाले से शायद हमें उनके नाम तो ना पता हो, हम कोशिश करते हैं कि वो भी आपको बताएं, और उनका इलाज कैसे होता है इस हवाले से भी बात होती है। डॉक्टर शफीक यासीन को वेलकम करूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा इस बात से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, ये बेसिकली ये जो पूरी कोशिश है ये अवेयरनेस के लिए है। सेल्फ प्रोजेक्शन से ज़्यादा कोशिश हमारी ये है कि हमें बताया जाए कि हर इंसान के साथ किसी न किसी उम्र के हिस्से में मसला हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि क्या कोई ख़ास स्टेज होती है जिसके ऊपर आकर इलाज करवाना चाहिए, या किसी वक्त भी अगर हमें महसूस हो, जैसे हम हमेशा बच्चों से तस्करा करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो वहाँ से इलाज आप करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी आपको नताइज मिलना शुरू होंगे। अभी तक हम इसका फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हेजिडेंट हैं, जिनके साथ कोई मसला है, वो शेयर नहीं करना चाहते, उनको कैसे कन्विंस किया जाए इस हवाले से कि उनको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? जी प्लीज़। एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की इंट्रोडक्शन में ही कि इस नफ्सियात के प्रॉब्लम्स में कोई फोड़ा नहीं होता, कोई ऐसी फिज़िकल चीज़ आपको नज़र नहीं आती, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई खून नहीं रस एग्जैक्टली। रहा होता, कोई हड्डी नहीं टूटी होती कहीं। जी। तो होता ये है कि नफ्सियात के प्रॉब्लम में एक नॉर्मल इंसान बैठा हुआ है, जैसे आप और मैं बैठे जी। हुए हैं, जी। और अगर वो कह रहा है कि मैं बहुत डिप्रेस महसूस कर रहा हूँ, मायूस महसूस कर रहा हूँ, मुझे बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो उसको सीरियस लेना चाहिए। इसलिए कि एक इंसान जब सफ़र कर रहा होता है तो वो अंदर से सफ़र कर रहा होता है, उसके आसपास की फैमिली को शायद वो नॉर्मल नज़र आ रहा होता है, और वो कहते हैं यार तुम क्यों नहीं उठ सकते, तुम सुबह काम पे क्यों नहीं जा सकते, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, पुश भी करते हैं, एक्सप्लोर करने की जगह कि भाई क्या वजह है कि ये ऐसा कह रहा है, क्यों वो बदल गया है, उसमें तब्दीली क्यों आ गई है। राइट। तो मसला ये है कि एक तो नफ्सियात के मसले को सीरियस नहीं लिया जाता, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं लिया जाता। वहाँ फिर भी अवेयरनेस ज़्यादा है और साइकेट्रिस्ट के पास, माहिर नफ्सियात के पास लोग जल्दी जाते हैं। तो क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए, क्या पॉइंट होना चाहिए जिस पर मदद हासिल करना चाहिए, बहुत एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन ये इसका जो मेन आंसर है वो है कि जब तब्दीली आती है इंसान के अंदर, जब आप किसी को देखते हैं या अपने अंदर महसूस करते हैं कि अब मैं बदल रहा हूँ, मेरी सोचों में तब्दीली आई है, मेरी महसूसात में तब्दीली आई है, इमोशंस में, और मैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर सक रहा हूँ जैसे मैं फंक्शनिंग जो होती है, जैसे हम कहते हैं कि वो काम पे वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर सक रहा है, दोस्त नहीं बना पा रहा है,
अपने हॉल में जाता जा रहा है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, छुट्टियां बढ़ ले रहा है काम से, तो वो इंडिकेटर्स होते हैं कि वो बेसिकली नीचे की तरफ आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये होता है कि नफ्सियात के मसले, उसका अफेक्ट बिहेवियर पे होता है। ठीक है, सबसे पहले आती हैं सोचें, फिर इमोशंस हैं, फिर परसेप्शन है। तो आप सोचते कैसे हैं? अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपके इमोशंस भी नेगेटिव होंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे। आपकी परसेप्शन अपने बारे में नेगेटिव होगी कि यार मैं कमतर हूँ, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, सेल्फ इस्टीम लो है, अब दूसरे मुझे देख रहे हैं कि मैं जो है ना बुरा हूँ, वो उसको लगता है कि लोग उसको नीचे देखते हैं, उसको उतना अच्छा नहीं समझते हैं, वो उसके आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस आते हैं जिसे हम टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। और फिर उनमें होपलेसनेस, नाउमीदी आने लगती है। और फिर होता ही है, उसका डोमिनो इफेक्ट पढ़ाई पे होता है, काम पे होता है, उसकी रिलेशनशिप पे होता है। और जब ये होने लगे तो इसका मतलब है कि मसला बड़ा हो गया है। छोटा मसला आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी पुश कर रहे होते हैं अपने आप को, और काम पे भी जा रहे होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन मेहनत पड़ रही होती है, दिल नहीं चाह रहा होता है, लेकिन अपने आप को घसीट रहे होते हैं। लेकिन जब उस लेवल पर चले जाए तो इसका मतलब है कि मसला बड़ा हो गया है। तो वैसे तो मेरा मशवरा ये है कि जब मसला छोटा ही हो तब भी चले आना चाहिए, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि वजह इन्वायरमेंटल है, आपके इन्वायरमेंट से आ रही है, के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस जैसे न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है, जीन्स है, आपकी इनहेरिटेंस है, आपके माँ बाप की तरफ से बीमारी आई है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई वजह हो। ज़्यादातर तो आप वजह ढूंढते रहते हैं, क्या वजह है। कई लोग कहते हैं यार कोई वजह ही नहीं है डिप्रेशन की, तो क्यों ये डिप्रेस बैठा हुआ है। तो इसके पास पैसा भी है, हर चीज़ है, कोई स्ट्रेस भी नहीं आया है, तो इसकी वजह नहीं है, तो समझते हैं कि ये डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। उसको कहते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, लेकिन इट्स पॉसिबल। अब आप कभी अल्लाह न करे किसी को कैंसर हो जाए या डायबिटीज़ हो जाए, क्या वो ये कहता रहेगा कि मुझे समझ नहीं आई कि इसने तो अच्छी हेल्थ का ख्याल रखा था अपना, तो उसको कैंसर कैसे हो गया या डायबिटीज़ कैसे हो गई। वो इसके अराउंड रिमिनेट नहीं करते या सोचते नहीं रहते, वो जाके मदद लेते हैं। यहाँ पे भी यही है, नफ्सियात में ज़रूरी नहीं कि कोई भी वजह हो। अब मैं ये समझाता हूँ कई पेशेंट्स को कि आपको ये बीमारी है, वो मुझे कहते हैं कि रिश्तेदार कहते हैं डॉक्टर साहब कोई वजह ही नहीं थी डिप्रेशन की, तो इसको क्यों डिप्रेशन हो गया। तो मैंने कहा अब ये नहीं कहें कि क्यों हो गया, इसको हो गया है। और ज़रूरी नहीं कि वजह मुझे भी समझ में आ जाए या आपको समझ आ जाए। हम जब पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होती है कि आप कोई ना कोई वजह तलाश कर लेते हैं, या तो फैमिली हिस्ट्री, या फिर कोई अर्ली डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, या चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा है, या वो उसके उसके अर्ली स्टेजेस में कोई ना कोई सदमा हुआ हो, या फिर बाद में चल के किसी स्कूलिंग बुलिंग की, या फिर पेरेंटल इनअटेंशन, या उनको वो अटेंशन नहीं पेरेंट्स से जो मिलनी चाहिए थी, या फिर आगे आके नशे के मसले, या ड्रग अल्कोहल का यूज़, या कोई भी और इशू, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, या जो वजह भी हो सकती है। लेकिन अगर नहीं है और वो कहते हैं हमारी फैमिली हिस्ट्री में भी कोई वजह नहीं है, तो जनरल पॉपुलेशन में 3 से 6% को डिप्रेशन हो सकता है, 1% को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। इसी तरह स्टैटिस्टिकली बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं विदाउट एनी रीज़न। तो ये सोचना कि कोई वजह हो तो फिर हम माने कि इसको नफ्सियात का मसला है, ये भी गलत है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे सवाल पूछे जाते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, अगर वजह नहीं है तो हम मानने को तैयार नहीं कि ये हट्टा कट्टा इंसान जो है वो सोता रहा दिन भर और कोई काम पे नहीं जा रहा, कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा पढ़ाई को, या वो क्या वजह है कि छुट्टियां कर रहा है, क्या वजह है कि वो दिलचस्पी बीवी में नहीं ले रहा, बच्चों में नहीं ले रहा, या उस तरह से जिम्मेदारियां नहीं ले रहा जैसे पहले लेता था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब, ड्रग्स के हवाले से क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज कुछ जारी होती हैं बड़ा स्पेसिफिक हो के कि ये जो सिंथेटिक ड्रग्स जो आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इसके विड्रॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ के सीरियस इश्यूज़ होते हैं जिनके साथ ये हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फिट्स पड़ना, इस तरह की भी कुछ केसेस में सामने आई हैं चीज़ें, तो वो इससे बड़ा रिलक्टेंट होते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो और बाद में जाके ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे केसेस के अंदर तो शायद उसको जो है वो नहीं वो हील कर पाएगा, दोबारा से वापस नहीं हो पाएगा, उसको
क्या ये बात सही है? मैं चाहूँगा ज़रा इसको एलाबरेट कर दें। वो ये भी आजकल हमारे यहाँ एक डिबेट हो रही है, वो जो ऑर्गेनिक चीज़ कोई कंज्यूम करता है तो क्योर किया जा सकता है, बट सिंथेटिक करेगा तो इट्स वेरी हार्ड टू वापस अपने उसमें आ जाए, बैक टू नॉर्मल लाइफ। क्या कहेंगे इसके बारे में? आप मेडिकेशन के हवाले से जी ड्रग्स जी। देखिए, कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट दिया जाता है? आप एंटीबायोटिक्स को ले लें, राइट ठीक है, आप किसी भी फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी को ले लें, राइट। आप डायबिटीज़ की दवाइयों को ले लें, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयों को ले लें, नन ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन जब ज़रूरत है तो सिंथेटिक दवाइयाँ ली जाती हैं राइट। टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल डायबिटीज़, टू कंट्रोल थायराइड प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। तो नफ्सियात में भी यही है। देखें, ये बात तो फैक्ट है कि चाहे आप पैरासीटामोल की गोली ले लें, उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, ठीक है। लेकिन कौन ऐसा इंसान है जिसने ज़िंदगी में पैनाडोल या पैरासीटामोल ना ली हो जब उसको बुखार हुआ हो? राइट। तो दे आर प्रोज एंड कॉन्स। एक तराजू में जब आप तोलते हैं कि इस दवाई के फ़ायदे कितने हैं और नुकसानात कितने हैं, एग्जैक्टली। तो नुकसानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। पहली बात है कि जो मेन सेफ दवाइयाँ हैं, जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी साइकोटिक्स हैं, और आजकल तो इतने ज़्यादा आगे आ गई है साइकेट्री कि वो पुरानी दवाइयाँ जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा थे वो कम से कम होते होते काफ़ी बेहतरी की पोजीशन आ गई। तो एक अगर बिल्कुल ही ऐसी पोजीशन पे पेशेंट है जहाँ पर वो उसको खानों में आवाज़ें आ रही हैं, उसको लोग लग रहा है कि लोग मेरे दुश्मन हैं, वो खौफज़दा है बहुत ज़्यादा, वो काम पे नहीं जा रहा, अपने आप को एक कमरे में बंद किया हुआ है, पर्दे उसने बंद किए हुए हैं ताकि कोई बाहर से झांक ना ले, और बिल्कुल घबराया हुआ खौफ में बैठा हुआ है, अगर उसको एंटीसाइकोटिक दी जाए और 3 से 6 हफ्ते के अंदर वो नॉर्मल इंसान बन जाए, तो उस दवाई के कितने नेगेटिव असरात हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा है कि उसका मुंह खुश्क होगा, शायद हेडेक हो सकती है, माइल्ड स्टमक अपसेट हो सकता है, कुछ ट्रेमर्स हो सकते हैं जो कि दवाई का डोज कम करने से या दवाई चेंज करने से बेहतर हो सकते हैं। तो दे आर ऑल रिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट्स। बिल्कुल ठीक है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, इसी तरह ड्रग्स के इस्तेमाल के हवाले से जो ये आजकल जो ड्रग्स आइस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास तो ऐसे पेशेंट्स आए होंगे, इनके विड्रॉल्स में क्या रिएक्शन होता है और क्या ये वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं? ये भी कुछ सवालात हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बता दें कि उनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन इसकी बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स के अंदर। वो वापस आना, फिर ठीक हो जाना, कितने % चांसेस होते हैं मुझसे? लेकिन डिपेंड करता है कि ड्रग्स कौन सी ली जा रही है, कितने अरसे से ली जा रही है, कितनी फ्रीक्वेंटली ली जा रही है, किस तरीके से ली जा रही है, क्वांटिटी क्या है, ये भी मैटर करती है। बहुत से फैक्टर्स हैं। आप उसको ओरल ले रहे हैं, स्निफ कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, आप कैनबिस ले रहे हैं वर्सेस आइस या एम्फेटामीन वर्सेस ओपिएट बेस्ड हेरोइन या अदर ड्रग्स। तो जैसे जैसे ये ड्रग्स की फॉर्म चेंज होती है उस तरह डैमेजेस भी बढ़ते हैं और उनके विड्रॉल्स भी बढ़ जाते हैं। आई सी। और बात यह है कि अगर अर्ली स्टेज पे एक इंसान अच्छी मोटिवेशन के साथ कि वो वाकई नशा छोड़ना चाहता है और उसने गलती हो गई कि वो दोस्तों की उसमें चला गया सोबत में गलत और उसने गलत डिसीजन ले लिया, तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा दोस्त जो है किसी भी इंसान का, क्योंकि यंग एज में ज़्यादा होता है, उसके माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, क्योंकि उनसे जाके बात करनी चाहिए। वो छुपाते हैं, ये चीज़ें कंटिन्यू करते हैं, और जैसे जैसे वो कंटिन्यू करते हैं वो फिर कैनबिस या चर्च से लेके, उससे पहले के वो तो नशे चल रहे होते हैं, यहाँ गुटखा भी है जी, नस्वार भी है, और बहुत से जिनको कई तरह से वो नशा समझते ही नहीं है। फिर चर्च को भी कई लोग कहते हैं आके कि ये तो नशा ही नहीं है, नशा ही नहीं है, ये तो आमतौर पर लिया जाता है। बल्कि मुझे कन्फ्रंट किया जाता है कि इतने लोग चर्च लेते हैं तो इसको ही क्यों पागलपन हो गया या इस तरह के सिम्टम्स आ गए कि जो साइकोसिस जिसे हम कहते हैं, हैलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं। तो मेरा जवाब यही होता है कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि हर इंसान को ड्रग्स लेने से साइकोसिस नहीं होता, और इसके इफ़ेक्ट्स वेरी करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक तो ये, और दूसरा है कि जितने ज़्यादा से लिया जाए और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाए उसका रिस्क और बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। और फिर ये रिस्क और बढ़ जाता है अगर वो चर्च से
एम्फेटामीन की तरफ जाएगा, आइस क्रिस्टल की तरफ जाएगा, और फिर अफीम या फिर हेरोइन की तरफ जाएगा। तो जितनी जल्दी ट्रीटमेंट लिया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि दिमाग को जो डैमेज होना है ना, अगर एक दफ़ा डैमेज हो गया तो फिर बड़े मसले हो जाते हैं। अब एक मेरे पास यंग लड़का आता है, अच्छा वो बेचारा बड़े यंग एज में और अर्ली स्टेज में ही उसके पेरेंट्स ले आए थे बेचारा, और वो दाखिल हुआ क्योंकि वो उसको दिमाग में ये सोच आने लगी कि उसको अल्लाह के ख़िलाफ़ और रसूल के ख़िलाफ़ नेगेटिव सोच आने लगी, और वो बेचारा बड़ा परेशान, रिलीजियस फैमिली से भी था कि मुझे इस तरह की सोचें क्यों आ रही हैं। फिर उसको कानों में आवाज़ें आने लगी, चलिए वो चर्च रहा था। ओहो, अच्छा, वो दाखिल हुआ और विद इन 5 to 7 डेज उसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उसने बहुत थोड़ी क्वांटिटी ली थी, और फिर उसने मेडिकेशन बहुत रेगुलरली कंटिन्यू की, विदाउट एनी ब्रेक उसने दवाइयाँ ली, एज प्रिस्क्राइब्ड उसने दवाइयाँ ली, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स ने दिखाया, 1.5 साल जो दवाई लेनी होती हैं उसने ली, जिस तरह से कोर्स पूरा करना है, उसने कोई चीज़ गलत नहीं की। और फिर जो मैंने जैसा समझाया था पेरेंट्स को कि हम ट्राई करेंगे 1 से 1.5 साल के बाद कि दवाइयाँ कम करके बंद कर देंगे, अच्छा वो हमने 4 दफ़ा अटैम्प्ट की, लेकिन जब भी दवाइयाँ कम करते हैं और लोअर डोजेस पे जाते हैं वो फिर डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो वो यही सवाल मुझसे पूछे थे, ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब, आप तो कहते हैं 1 से 1.5 साल में ये दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। अब ये जब भी कोशिश करता है और इसमें डिपेंडेंस भी नहीं है, वापस डिप्रेशन की तरफ क्यों जा रहा है। अब उसका जवाब क्या है? उसका जवाब मेरी नज़र में यही है कि डैमेज शायद ऐसा हुआ है दिमाग में जब उसने पहली दफ़ा ड्रग ली, कि जब भी केमिकल इम्बैलेंस वापस आ रहा होता है, जैसे हम दवाई कम कर रहे होते हैं, तो फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स वापस आना शुरू हो जाते हैं। सो मे बी इन हिज केस ही उसको शायद लंबे अरसे दवाई लेने की ज़रूरत है, मे बी लाइफ टाइम लेने की ज़रूरत है, लेकिन ये बड़े कम केसेस में होता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि लोग मायूस ना हो जाएं ये सुन के कि मैं बिल्कुल मायूसी की बातें कर रहा हूँ। केसेस में एक केस की आपको हाँ, बता रहे मैं हैं बता कैसा रहा हूँ। हुआ है। तो ये तकरीबन इसमें प्रोग्नोस्टिक जो है ना, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप सही से इलाज कराएं, दवाई लें, तो ज़्यादातर केसेस में आपकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। 6 महीने से 9 महीने तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और फिर दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, सब्जेक्ट टू कि वो अपने फिर नशे की तरफ ना चले जाए, और फिर वो अगर वापस गया तो फिर चांसेस ऑफ रिलैप्स बहुत हाई हैं। आई सी। अच्छा, अब ज़रा डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से बात हो जाए कि ये प्रोसेस होता कैसे, ख़ास तौर पे जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं उनके लिए क्या कुछ होता है, और क्वेश्चन ये होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन के बाद क्या दोबारा से वो वाली फीलिंग आ सकती हैं या आती हैं जिसमें दोबारा से नशे का दिल करता है, या उसकी क्रेविंग्स आपको जिसको कहते हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, और क्या कंप्लीट डिटॉक्सिफाई होने के बाद दोबारा जब ये होता है तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बॉडी को। ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आ रही हैं क्वेरीज, उसमें पूछा जा रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा इसको भी इलाबरेट करें ताकि समझ में आए कि डिटॉक्सिफिकेशन होती क्या है, और क्या ये वंस एंड फॉर ऑल मसला हल कर देती है या ऐसा नहीं होता। जी देखिए, इसका आंसर जो है ना वो मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि डिटॉक्स बेसिकली एक तरह का नहीं होता। ऑलराइट, फिज़िकल डिटॉक्स एक है कि वो जो फिज़िकल विड्रॉल्स हैं, ठीक है, कि जैसे अगर आपने एम्फेटामीन ली और आपने चर्स ली या फिर हेरोइन या फिर अफीम, तो जो ख़ास तौर पे अफीम या ओपिएट बेस्ड ड्रग्स जो हैं उसके फ़िज़िकल विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे उसका टाइम जो होता है ना, नॉर्मली डिटॉक्स का वो होता है 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का फिज़िकल डिटॉक्स का। उसमें ये होता है कि जब वो नशा छोड़ा जाता है और आपको उसको रखते हैं पेशेंट को, तो पेन मैनेजमेंट के हवाले से जब उसका जिस्म टूटता है, उसको दर्द होता है, फिट्स भी आ सकते हैं, तो एंटी एपिलेप्टिक्स भी देते हैं, नींद उनकी उड़ जाती है, तो थोड़े सी ऐसी मेडिकेशन उनको सिडेट करें रात को ताकि उनको नींद अच्छी आ जाए। इमोशनल टर्मोइल आ रहा होता है कि वो मूड उनका स्विंग्स आ जाते हैं, गुस्सा खासतौर पे बहुत चिड़चिड़ापन, तो उनको ऐसी दवाएं कि वो रिलैक्स हो जाए, उनकी एंजाइटी कवर हो जाए। तो ये पूरा पैकेज है कि उसमें आप प्रॉपर तरीके से उसको डिटॉक्स करते हैं। फिजिकल डिटॉक्स आसान है, वो छोटा मसला है मैं समझता हूँ, जबकि लोगों की नज़र में सबसे बड़ा मसला ही वही है कि भाई डिटॉक्स हो गया, अब वो पेशेंट नशा छोड़ देगा। जो साइकोलॉजिकल तलब है वो असल मसला है। उसके लिए रिहैबिलिटेशन थोड़ी ज़रूरी होती है, एजुकेशन ज़रूरी होती है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग ज़रूरी होती है। मतलब ये कि वो वाकई मोटिवेटेड है कि वो नशा छोड़ना चाहता था। कई दफ़ा पेशेंट्स आते हैं, उनको लेके आया जाता है, ख़ुद नहीं आते हैं।
बच्चे हैं, माँ बाप लेकर आ गए कि नशे में चला गया है, वो कह तो रहा है कि मैं छोड़ दूंगा माँ बाप को खुश करने के लिए, और शायद ख़ुद भी थोड़ा मोटिवेटेड हो इनिशियली, लेकिन जब वो वापस उन्हीं दोस्तों में वापस चले आता है बाद में, तो फिर बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं कि वो उसको वापस नशे की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल विड्रॉल इसी तरह से किसी ने सिगरेट छोड़ दी, अब कई आपने देखे होंगे लोग जिन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, वो फिजिकल उनको तलब कोई भी नहीं है, कई दफ़ा 6-6 महीने, 7 साल, 1.5 साल तक सिगरेट नहीं पी और फिर उन्होंने सिगरेट लेना शुरू कर दी। तो क्या उसकी वजह ये थी कि वो विड्रॉल में थे? कतई नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था कि उनको ये पता था जब हम सिगरेट पीते थे तो क्या हमें थोड़ा सुकून मिलता था। उन्होंने एसोसिएट किया हुआ है अपनी सिगरेट स्मोकिंग को किसी फीलिंग के साथ कि चलो यार हम थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करते थे सिगरेट पीते थे। ठीक है। सेम ड्रग्स के साथ जब वो फीलिंग आती है, जब इनिशियली अच्छी फीलिंग महसूस करते हैं कि थोड़ा सा हैप्पी फीलिंग जो ड्रग्स देती है उनको, वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होती है। एंड एट टाइम्स जब वो थोड़ा डिप्रेस या फ्रस्ट्रेटेड हो, एंजाइटी में हो, ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं हर एक की, लेकिन आप एस्केप नहीं, आपने दरवाज़ा ढूंढा हुआ एस्केप मैकेनिज्म का कि भाई हर दफ़ा जब भी कोई स्ट्रेस है आपने नशा ही लेना जी। है। और एक दिन जिसने ले लिया ना, उसको वो उस दरवाजे का पता है, उसको पता है कि यार मुझे आसान खुशी मिल गई थी जी। जब मैंने नशा लिया डोपामिन था, बढ़ बढ़ गया था। तो वही मसला जो है ना वो होता है कि जो मैंने आमतौर पे इतने सालों में ट्रीटमेंट करते हुए देखा है कि जब वो चले आते हैं फिर वो कभी माँ बाप के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, स्टडीज़ में परेशानियाँ आ रही हैं, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दोस्तों ने कहा चलो यार थोड़ा बाहर निकलते हैं, इंजॉय करते हैं, वो उन्हीं दोस्तों में चले गए, एक दफ़ा ट्राई करो यार तुम। तो वो स्लाइडिंग स्लोप है कि एक दफ़ा से 2 दफ़ा करते करते नशा जो है ना वो चर्च से बढ़ते बढ़ते आई से एक दफ़ा ट्राई कर लो और फिर वो आगे सेम स्लाइडिंग स्लोप है, वो उसी पोजीशन में चले आते हैं। बिल्कुल तो ठीक वो है। एक दफ़ा कभी नहीं होता, बार बार होता है बार ये, बार होता है। इसको जहन में रखिए। अच्छा जी, और फिर ये कि सेंटर तक लाना और फिर ट्रीटमेंट देना, मैं इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त भी इसकी बात करने की ज़रूरत इसलिए है, अभी वही क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, इस सेंटर्स में कैसे ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ हैं और क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह पोर्ट्रे किया गया ट्रीटमेंट को, जिस तरह की रेडिकल ट्रीटमेंट को दिखाया जाता है अब्सर्ड किस्म की, और उसको देखकर लोग जो है इससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, बल्कि काफ़ी दूर हो जाते हैं। लेकिन ये रीहैब जो है इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि दवाइयों के ज़रिए जो है वो करता है, अब इसमें एक साइकोथेरेपी भी इसका एक एलिमेंट है जो इन्वॉल्व होता है। और क्या ऐसा है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर देने के बाद भी फिर उसको सही तरह से ट्रेन करना, उसके सोचने के तरीके को चेंज करना, और वो जिस प्रॉब्लम के तहत या जिस एडवेंचर के तहत वो इसमें आया था उसको ठीक करना, ये भी क्या पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, एज यू से? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। यहाँ से उसकी वजह ये है कि देखिए आपने फिजिकल विड्रॉल को तो ठीक कर लिया, यही मैं पहले कहना चाह रहा था कि वो आसान है कंपैरेटिवली सोचों को बदलने से, क्योंकि मेन जो है इशू है ना वो ये है कि उसकी मोटिवेशन को कैसे चेंज करना है, उसकी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना है, उसको किस तरह प्रोडक्टिव काम में जिसमें पर्पस हो उसमें वो एंटर हो, और फिर बाद में रिलेशनशिप में और एक प्रॉपर लाइफ उसमें जिसमें उसको स्टेबिलिटी लाइफ में मिले। तो ये इट्स अ प्रोसेस। तो आप खुद बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं कि साइकाइट्रिस्ट इज़ डिफरेंट टू साइकोलॉजिस्ट। एक तो ये लोग समझते नहीं है, समझना ज़रूरी है। साइकाइट्रिस्ट मेनली मेडिकेशन एस्पेक्ट देखता है, दो साइकाइट्रिस्ट कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, कि हमें पूरी तरह से साइकोलॉजी की ट्रेनिंग देनी पड़ती है व्हेन वी आर डूइंग आवर एग्जाम्स और ट्रेनिंग फॉर बिकमिंग अ साइकाइट्रिस्ट। लेकिन साइकोलॉजिस्ट इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि वो मेनली ज़्यादा टाइम दे सकते हैं पेशेंट को, और वो फोकस्ड होते हैं उस ट्रीटमेंट के हवाले से, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट में भी अलग अलग एरियाज़ हैं। कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं जो डिप्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हैं जो ज़्यादा नशे की तरफ और फिर उसी लेवल्स पे काम करते हैं जो पेशेंट्स की थिंकिंग को चेंज करना, उनकी सोचों को तब्दील करना, कि वो बाद में इस तरफ वापस ना चले जाएं। तो ये बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिर एक
साइकोलॉजिस्ट जो पेशेंट के साथ अटैच्ड हो, उसको रेगुलर साइकोथेरेपी दे, उसको उसमें इन्वॉल्व करे, ताकि और फिर बाद के प्लान उसकी बनाए कि भाई जब वो डिस्चार्ज होगा तो उसका क्या प्लान होगा, उसको साइकाइट्रिस्ट को दिखाना है, उसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है, रेगुलरली दिखाना है, ताकि उस पर मॉनिटरिंग हो, उस पर एक नज़र रखी जाए कि फिर ये वापस गलत रास्ते की तरफ नहीं जा रहा। अगर वो एज एन आउट पेशेंट 6 से 9 महीने नहीं लेता नशा, तो फिर चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कि वो नशा नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा इनिशियल पीरियड ही होता है जिसमें रिस्क रिलैप्स का हाई होता है। एग्जैक्टली ये चीज़ ज़रा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़ास तौर पे इस हवाले से ज़रा कुछ सवालात सामने आ रहे हैं, तो आज कोशिश कर रहे हैं कि ये भी आपको समझा दिया जाएगा इसका ट्रीटमेंट। और जैसे मैंने कहा कि जिस किस्म की ट्रीटमेंट दिखाई जाती हैं, अगेन उस सेंटर्स के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्योंकि वो जब जिस तेज़ी से अब ये डिमांड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है कि जिस तेज़ी से केसेस आ रहे हैं, मशरूम ग्रोथ हो रही है सेंटर्स की, और अगेन फिर हमारे पास क्वालिफाइड लोग कम हैं, आपके पास तो पूरी एक प्रॉपर एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, एक सर्विसेज का एक पूरा करियर आपका है, लेकिन अब इस मशरूम ग्रोथ में फिर बहुत सारे जो है आपको पता है डॉक्टर्स जो है वो इस तरफ आ गए, या समहाउ कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स टाइप के जो आपने कहा कि वो लोग थे, उन्होंने भी ये चीज़ रियलाइज़ की कि वो भी शायद अपनी स्पीच थेरेपी के ज़रिए या किसके ज़रिए जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें लोगों के लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है कि सेंटर्स में जो फ़र्क है, अगेन प्रोफेशनली इसको टेकअप करना, कि आपकी ट्रेनिंग में सारी चीज़ें शामिल रही हैं, आपकी कितनी प्रैक्टिसेस रही हैं, चलें अपने बारे में थोड़ा सा इसलिए बता दें ताकि लोगों को पता चले कि हाउ डू यू हैंडल दैम, और बाहर किस तरह हैंडल किया जाता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे लॉज भी ऐसे हैं जिसमें कोई फिज़िकल अब्यूज़ या वायलेंस की तरफ या कोई ट्रीटमेंट की तरफ नहीं ले जाया जा सकता। जी जी, अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताना है तो 30 साल हो गए मुझे साइकाट्री करते हुए, और 30 सालों में से तकरीबन मैंने 26 साल मुल्क से बाहर काम किया है। और इसमें मैंने वैसे तो अल्कोहल एंड ड्रग रिलेटेड ट्रेनिंग वाज पार्ट ऑफ माय साइकाट्री ट्रेनिंग, राइट जब मैं एमआरसी साइक कर रहा था इंग्लैंड की एग्ज़ाम्स के लिए, और फिर फेलोशिप कर रहा था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की फेलोशिप के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने ब्रेकिंग थ्रू ट्रांजिशनल सर्विस ज्वाइन की, और मैं वहाँ का डायरेक्टर रहा फॉर 8 इयर्स। माशाल्लाह। वो सर्विस थी ही पर मेनली ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहल अब्यूज़ के हवाले से। राइट तो उसमें जितने पेशेंट्स आते थे वो सब नशे के पेशेंट और अल्कोहल यूज़ के पेशेंट थे। तो मेरा 8 साल का इंगेजमेंट जो वहाँ रहा है, वो उसने मुझे बहुत सिखाया है, और उस तजर्बे से मैंने ये देखा कि इतने ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया में भी थे और हैं, और उससे रिलेटेड कितने पेशेंट्स जो क्राइम में इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो फिर बहुत बड़े बड़े क्राइम्स की तरफ ले जाता है। किसी को मर्डर करना आसान हो जाता है, किसी को मारना एक इंसान के लिए आसान हो जाता है, खुदकुशी आसान हो जाती है अगर नशा कर रहा हो, चोरी करना, रॉबरी आसान हो जाती है, इवन प्रोस्टिट्यूशन और इस तरह के मसले जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक इंसान इस पोजीशन पे आ जाता है कि वो कहता है यार मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे पैसे चाहिए कि मैं नशा करूँ। तो इस तरह के पेशेंट मैंने हैंडल किए ऑस्ट्रेलिया में, जिनको बिल्कुल लॉक्ड अप एनवायरनमेंट में रखा जाता था। इनिशियल स्टेज में डिटॉक्स दिया जाता था, जो मैंने जिसका जिक्र किया कि ताकि अच्छा होता ये है कि जो आप मशरूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें इशू क्या है, उसके इश्यूज मैं समझाना चाहूँगा आम पब्लिक को कि क्या हैं। उसके सबसे बड़े इश्यूज ये हैं कि कई ऐसे सेंटर्स खुल गए हैं जिसमें प्रॉपर साइकाइट्रिस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर किसी में इन्होंने इन्वॉल्व कर भी दिया खींच खांच के, तो वो शायद हफ्ते में एक दफ़ा चक्कर लगा ले, एक दफ़ा आके जल्दी से राउंड किया और चला गया, ताकि उनको एक लिखने को मिल जाए कि ये डॉक्टर हमारे पास आता है, देखता है। अब लोगों को ये नहीं पता, जो अपने पेशेंट को छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पर, तो वो रेगुलरली उस पेशेंट को देख रहा है कि नहीं देख रहा, और आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, सिर्फ नाम ही इस्तेमाल हो रहा है किसी डॉक्टर का। तो ये बहुत ख़तरा है इसमें। उसमें ख़तरा क्यों है? यहाँ से उसमें ख़तरा इसलिए है कि पहले 2 से 3 हफ्तों में स्पेशली जब डिटॉक्स होता है, और जहाँ हम बात कर रहे हैं कि फिट्स भी पेशेंट्स को पड़ सकते हैं, और कई केसेस में डिलीरियम में जा सकता है, जो कन्फ्यूजनल स्टेट है, और वो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है कई दफ़ा मौत,
क्योंकि अगर आपने सही से मैनेज नहीं किया और बहुत हाई क्वांटिटी में कोई ड्रग ले रहा था और उसका अचानक से जो डिटॉक्स उसने प्रॉपर मैनेज नहीं किया, और मैंने ये भी सुना है कि कई जगह पे लोगों को बांध के रख दिया जाता है और उनको दवाइयाँ तक नहीं दी जाती, तो होता ये है कि रिस्क ऑफ डेथ, मोर्टेलिटी जिसे कहते हैं, मरने का रिस्क बहुत हाई होता है। राइट। इवन अगर बिल्कुल डिटॉक्स सही नहीं दिया जाए या नहीं दिया जाए तो इट कैन बी अप टू 17%, 1700 में से, तो इट्स प्रीटी हाई। बिल्कुल ठीक है। तो वो अगर उस फेज से गुजर जाए, लकी हो के गुजर गया, तो फिर 3 हफ्ते बाद वो बच गया, नहीं मरने को फिर वो मर भी सकता है। तो मसला ये कि अगर आप, मतलब मेरा ये मशवरा होगा लोगों से कि जब भी किसी भी सेंटर में आप भेजें तो ये ज़रूर देखें कि वहाँ कौन डॉक्टर है, क्वालिफाइड है कि नहीं है। सिर्फ MBBS होना क्वालिफिकेशन की निशानी नहीं है, और ये तो अनफॉर्चुनेट है कि कई दफ़ा तो MBBS डॉक्टर तक नहीं होते इस तरह के सेंटर्स में। बिल्कुल सही है। तो ये रिस्क है बहुत बड़ा। अच्छा, एक चीज़ और ये पूछी जाती है कि वो इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ऑल ऑफ अ सडन इनको तमाम चीज़ों से दूर कर देना, आइसोलेट कर देना, क्या मसले का हल होता है? क्योंकि यही एक तरीका ज़्यादातर जो हमारे रीहैब्स हैं वहाँ पर मैंने देखा है। मैंने उनसे जब क्वेश्चन किया कि आप इसको पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है वो क्या है, कहते हैं आइसोलेशन में भेज दें और फिर मसला जब वहाँ से हल होगा उसको आइसोलेट करने से, ताकि ये इससे दूर हो जाएगा। फिर होता ही है इवेंचुअली कि वो आइसोलेशन की वजह से उसमें एक चीज़ और वो बढ़ती चली जाती है कि वो जैसे ही यहाँ से रिलीज़ होगा सबसे पहले वो काम करेगा जिसके ऊपर था। तो एग्जैक्टली। ये तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर जगह पर यही किया जा रहा है, उसको आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं हम ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बार बार रिहैब्स में भेज रहे हैं, वो आता है वापस भेज दिया जाता है, रिवर्ट करते हैं, फिर आता है, फिर आता है, एंड स्टोरी गोज ऑन। फिर वो कहते हैं कि फिर ये सेंटर्स जो है ना उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है और फिर इसमें सारे लोग शुमार होते हैं। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की, और मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि पहला सबसे बड़ा जो इशू है वो डेथ है। क्योंकि अर्ली स्टेजेस ऑफ डिटॉक्स में अगर सही से नहीं दिया जाए तो बहुत मसले हो सकते हैं। लेकिन दूसरा मसला यही है कि अगर उसको आइसोलेशन में रख भी दिया जाए और उससे बातचीत भी आपने नहीं की, ना प्रॉपर साइकोथेरेपी की, ना मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की, उसकी सोचों को चेंज नहीं किया, तो बेसिकली उसका फोकस तो ड्रग ही रहा। बल्कि वो जब जैसे ही वहाँ सेंटर से निकलेगा वो उसी पुराने दोस्तों को कॉल करेगा, वही कहेगा यार सबसे पहले जो है ना मुझे ये नशा लेना है, तो फिर आपका सारा ट्रीटमेंट जो किया कराया है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो पेशेंट को समझाना, उसकी साइकोथेरेपी करना, उसकी मोटिवेशन को इम्प्रूव करना, उसको डिफरेंट स्किल्स पे लेके जाना, और एक ये कि वो जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ों की तरफ ऑक्यूपाई होगा तो वो नशे की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो उसको किस तरह समझाना कि अच्छा, वो पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आए जो फैमिली के बहुत ही खिलाफ थे, अच्छा वो रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने से नशा का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। एक एग्जांपल ये है कि वो बाप को गलत समझता था, भाई को गलत समझता था, अपने कमरे में रहता था, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स थे। जब वो एक फैमिली मीटिंग की गई और थेरेपी दी गई तो उसमें बाप के कुछ खदशात को और वो सोचों को बदला गया कि उसको बाप फैमिली को भी किस तरह मैनेज करना है, पेशेंट को वो भी सिखाया गया, पेशेंट को किस तरह से मोटिवेट किया गया कि वो नशे से दूर रहे, और किस तरह। तो अब वही पेशेंट माशाल्लाह से पढ़ भी रहा है रेगुलरली, बाप के साथ बिजनेस के लिए भी इंटरेस्ट ले रहा है, बाप ने भी बहुत डिफरेंट अप्रोच ली, हर तरफ डांटना या वो अब उस प्यार से बात करता है। तो कई चीज़ें बाप और पेरेंट्स में चेंज हुई, फैमिली में चेंज आया, उसने उसको इज्जत देनी शुरू की, वो उसने अच्छा काम करना शुरू किया, उसने कहा यार मैं फिर नशा क्यों करूं। तो बात यही है ना कि आपको प्रॉब्लम की जड़ पे पहुंचना है कि पहली बात है उसने शुरू ही क्यों किया था नशा करना। क्या पता कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था फैमिली में या कोई और इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से, और फिर आप उसी इन्वायरमेंट में वापस फेंक देंगे पेशेंट को, तो फिर वो प्रॉब्लम्स तो ठीक नहीं हुए ना। एग्जैक्टली। तो जब तक वो प्रॉब्लम्स आप ठीक नहीं करेंगे, उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे और फिर उसको डील करना या उसका सोल्यूशन ही ढूंढेंगे, फिर वो पेशेंट को वापस घूम फिर के नशे की तरफ ही जाना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। वेल डॉक्टर साहब, ये डिस्कशन ऐसी है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को समझने की ज़रूरत है, और ये क्वेश्चन जो हमें भेजे जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर बात करें, और इसी टॉपिक को इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं
वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग के अंदर डॉक्टर साहब से ज़रूर इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू की जाएगी। अगेन थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी तेज़ी से टाइम जो है वो गुजार गया, और ये डिस्कशन ऐसी है कि इसके ऊपर और बात करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आपके सामने आएंगे तो इसके ऊपर मज़ीद बात की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने